यार देखो, बहुत सारे ऐसे केस हमने कवर किए हैं जिसमें आपने और मैंने मिलकर ये देखा कि पुलिस वालों ने कोई माल फूका हुआ था जिस वजह से वो केस को ठीक ढंग से हैंडल नहीं कर पाए, उसको सॉल्व नहीं कर पाए, या फिर अगर सॉल्व किया तो बहुत लेट हो चुकी थी। बट बहुत ही रेयरली कोई ऐसा केस होता है जब पुलिस वाले एक नया बेंचमार्क सेट करते हैं कि अगर वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को ठीक ढंग से फॉलो करने पर आए तो यकीन मानिए वो एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। और ये केस बिल्कुल वैसा ही एक एग्जाम्पल है। इस केस के अंदर जो हुआ वो सच में यकीन मानिए अपने आप में बहुत ज्यादा ब्रूटल था। जब अभी आप आगे जानेंगे तो आप भी कहेंगे कि एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। बट आगे जो चलकर इसमें पुलिस वालों ने किया वो सच में एक एग्जाम्पल था पूरी दुनिया के लिए कि अगर ठीक ढंग से फॉलो किया जाए टेक्नोलॉजी को तो कुछ भी सॉल्व किया जा सकता है। बट मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप सभी के अंगूठों में एक टेक्निकल गड़बड़ी आ रखी है। मज़ा ही नहीं आ रहा उस गड़बड़ी को देखकर। यकीन मानिए मेरा तो मन ही नहीं करता कि मैं आप सबको अब ये बोलूं बार बार लाइक बटन के लिए, लेकिन फिर भी आप कर दीजिए। इतना लंबा टाइम हो चुका है इस लाइक बटन के केस को अनसॉल्व रहते हुए, अब तो आपको इसको दबाकर सॉल्व करना ही पड़ेगा। साथ ही सब्सक्राइब बटन को आप अपना असिस्टेंट ऑफिसर रख सकते हैं, कमेंट्स में पिक में लिख दें और साथ ही अपने Q&A के क्वेश्चंस नीचे डालते रहें। यकीन मानिए एक भी सवाल नहीं छूटेगा, सभी सवालों के जवाब आपको आने वाली वीडियोस में दिए जाएंगे और इस वीडियो के अंदर भी मैं लास्ट में 5 सवालों के जवाब दूंगा। लेट्स डाइव इन। इस केस को समझने के लिए हमें हमारे भारत के केरल के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा और टाइम था 2000s का, जब संथामा नाम की ये महिला अपने परिवार के साथ इसी कोल्लम डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव के अंदर रह रही थी। बहुत ही मिडिल क्लास है परिवार, जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा था। संथामा की एक बेटी रंजीनी, ये दोनों माता और पिता मिलकर अपनी बेटी का पालन पोषण कर रहे थे। बट संथामा को अब एक झटका लगने वाला था क्योंकि उसका पति उसको छोड़कर जा चुका था। उसके पति के पास कुछ खास नौकरी नहीं थी, घर में छोटे मोटे खर्चों को लेकर सारा दिन झगड़े होते रहते और इससे उसका पति बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। वो अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर यहाँ से भाग गया। अब सारी जिम्मेदारी आ चुकी थी संथामा के ऊपर। उसके पास अपनी एक छोटी सी बच्ची थी जिसका उसको पालन पोषण करना था। रंजीनी अभी टीनेज की उम्र में ही थी और वो बार बार अपनी माता को कहती कि मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो अच्छा खासा पैसा कमाऊंगी, तुम्हें काम करने नहीं दूंगी। बट अभी फिलहाल सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। संथामा ने अलग अलग नौकरियों के लिए ट्राई करना शुरू किया। इधर उधर किसी के घर बर्तन मांज दिए, किसी के घर झाड़ू पोछा कर दिया। इसी तरीके के काम कर करके संथामा अपनी जैसे तैसे रोजी रोटी चला रही थी, अपनी बच्ची को पाल रही थी। और तब फाइनली संथामा को एक फैक्ट्री के अंदर परमानेंट नौकरी मिल चुकी थी और ये नौकरी ही थी जो अब आने वाले टाइम में संथामा और उसकी बेटी का सहारा बनने वाली थी। बट 2003 का एंड होने वाला था और 2004 अब शुरू होने वाला था, जब इस संथामा और रंजनी को पता चला कि संथामा को कुछ बीमारियां आ चुकी हैं पेट में और उनको एक बहुत ही महंगा सा प्रोसीजर करवाना पड़ेगा जिसको आज हम हिस्टेरेक्टमी के नाम से जानते हैं। जी हाँ, ये प्रोसीजर सिर्फ महिलाओं के लिए होता है। उनको अपने प्राइवेट पार्ट्स को ऑपरेट करवा कर उसमें से फैलोपियन ट्यूब वगैरह या फिर सर्विक्स वगैरह कुछ ना कुछ निकलवाना पड़ता है जिससे बीमारी आगे कंटिन्यू ना हो और आगे वो अपनी जिंदगी नॉर्मल जी सके। अब ये प्रोसीजर करवाने के लिए भी बहुत अच्छा खासा पैसा संथामा को चाहिए था और जैसे तैसे उन्होंने फैक्ट्री वालों से उधार लिया, आस पड़ोस के लोगों से उधार लेकर अपना ये ऑपरेशन करवा लिया। संथामा कुछ टाइम के लिए पूरे तरीके से बेड पर थी। रंजीनी ने उनका बहुत साथ दिया, उनकी सेवा करी अपनी माँ की और बार बार वो यही बोलती कि माँ जब भी मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं अच्छा खासा पैसा कमाऊंगी, तुम्हें नौकरी नहीं करने दूंगी। लेकिन फिलहाल संथामा बेड पर थी और उनके पास पैसों का कोई भी जुगाड़ नहीं। अब देखा जाए तो संथामा रंजीनी के लिए वो सब कुछ कर रही थी जो एक माँ उसके लिए कर सकती थी। संथामा के पास कुछ ना होते हुए भी, पढ़े लिखे ज़्यादा ना होते हुए भी, वो जैसे तैसे करके अपने घर का जुगाड़ कर रही थी, अपनी रोजी रोटी चला रही थी, अपनी बच्ची को पाल रही थी। और दूसरी साइड रंजनी, वो भी अपनी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखती। अब एक छोटा सा गांव, आंचल नाम का ये गांव, जिस गांव के अंदर ये लोग रह रहे थे, ये गांव इतना छोटा सा कि जो भी व्यक्ति इस गांव के अंदर रहता वो एक दूसरे को जानते थे। बहुत छोटा सा गांव, सबको पता है कि कौन क्या करता है, किसके घर का कितना जुगाड़ है, सबको बहुत अच्छे से पता। और इसी गांव में एक दिविल नाम का लड़का भी रहा करता। लेकिन ये दिविल वैसे तो इस गांव से था, लेकिन अभी करंट में 2004-05 के आसपास ये करंट में इंडियन आर्मी के अंदर सैनिक के तौर पर काम कर रहा था। इंडियन आर्मी में इसकी भर्ती हो चुकी थी और जब भी गांव में आता तो सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते कि देखो हमारे गांव से एक सैनिक है जो इंडियन आर्मी में काम कर रहा है, और सभी लोग इसको बहुत मानते। अब दिविल जब छुट्टियों में आता तो वो पूरे गाँव में घूमता, सभी लोगों से मिलता और इन बिटवीन दिस टाइम, इसी मिलने मिलाने वाले टाइम पर उसको रंजीनी के बारे में पता चला जिसकी उम्र अभी अभी 18 की हुई थी। दोनों ने पहली बार एक दूसरे को देखा। अब इस टाइम पर दो स्टोरीज यहाँ से निकलती हैं। असल में गांव वाले और ये मीडिया वाले जितने भी रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स पब्लिश किए गए उन सभी ने यही बताया कि रंजीनी और देविल जब ये दोनों पहली बार आपस में एक दूसरे से मिले थे तब ये
दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड थे एक दूसरे की दोस्ती के लिए। इनका कोई मकसद नहीं था आगे इससे कुछ बढ़ने का। बट धीरे धीरे टाइम बीतने के साथ साथ देविल जब वापस अपनी नौकरी पर जाने लगा, अपनी पोस्ट पर जाने लगा आर्मी में, तो पीछे से रंजीनी उसको मिस करती, उसको लेटर्स वगैरह लिखती। और जब देविल वापस अपनी छुट्टियां मनाने के लिए केरल आता, तब ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिलने का वेट करते। दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते जा रहे थे। दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई, प्रॉमिस किया कि हाँ वो एक दूसरे का साथ निभाएंगे, शादी करेंगे। और इसी शादी के प्रॉमिस में दोनों एक दूसरे के इतने ज़्यादा क्लोज आ चुके थे कि दोनों के फिजिकल रिलेशन भी बने। बट रंजीनी की माँ संथामा ने उन्होंने बिल्कुल एक डिफरेंट स्टोरी बताई। उन्होंने कहा कि देविल और रंजीनी का आपस में कुछ भी नहीं चल रहा था, ये सिर्फ अफवाहें उड़ाई जा रही हैं गांव वालों के द्वारा, और ऐसा कुछ भी नहीं था। असल में ये देविल उसकी बेटी रंजीनी के पीछे पड़ा हुआ था। जब से उसने पहली बार रंजीनी को देखा था, ये फर्स्ट मोमेंट से ही उसको स्टॉक करने लग गया। इनफैक्ट जब हिस्टेरेक्टमी का ऑपरेशन हुआ था संथामा का, और रंजीनी अपनी माँ की केयर कर रही थी हॉस्पिटल में, ये देविल हॉस्पिटल के बाहर आकर खड़ा होके रंजीनी की वेट कर रहा था। और जब रंजीनी अपने घर गई कुछ खाने पीने का सामान अपनी माँ के लिए लेने के लिए, तब ये पीछे पीछे रंजीनी के साथ उसके घर तक गया और मौका पाकर उसके घर में घुस चुका था। अंदर घुसते ही इस देविल ने रंजीनी के मुंह के ऊपर कुछ कपड़ा रख के उसको सिडेट कर दिया, उसको बेहोश कर दिया। और इस बेहोशी की हालत में इस देविल ने रंजीनी का फायदा उठाया, उसके साथ बलात्कार किया और उसको वहीं छोड़कर जा चुका था। रंजीनी अभी भी घर के अंदर बेहोश पड़ी हुई थी अंटिल नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह उसकी नींद खुली, और जैसे ही नींद खुलते ही उसने होश संभाला कि वो यहाँ क्या कर रही है। उसको तो अपनी माँ के पास होना चाहिए था, और उसने बेड से उठने की कोशिश करी, बट उसकी लोअर बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। उसने अपने कपड़े संभाले जो कि इधर उधर पड़े थे, कपड़ों को देखा, उनके ऊपर खून लगा हुआ था। अपनी लोअर बॉडी को देखा, और उसको देखते वो समझ चुकी थी कि उसके साथ क्या हुआ है। उसको कुछ भी याद नहीं आ रहा कि आखिर वो कौन था, सिर्फ ये याद था कि एक आदमी था जो उसके पीछे घर के अंदर घुस गया था। बट चाहे इन दोनों स्टोरीज में से कुछ भी हुआ हो, एट द एंड रिजल्ट यहाँ सेम था कि रंजीनी अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी। वो भी एक बच्चे से नहीं, बल्कि 2 ट्विंस बच्चे रंजीनी के पेट में थे। और अभी प्रेगनेंसी के 3-4 महीने ही बीते थे। अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर्स ने क्लियर कर दिया कि नहीं, हम अबॉर्शन नहीं कर सकते। इस टाइम पर अबॉर्शन करना, इसमें रंजीनी की जान को भी खतरा हो सकता है, इसलिए अबॉर्शन यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। अब जैसे ये बात संथामा को पता चली कि उसकी बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ है, उसकी बेटी ट्विन से प्रेग्नेंट है और अभी रंजीनी अनमैरिड है। अब आपको पता होगा कि हमारे भारत में और ऐसे ही आसपास के और भी देशों में आज भी ये एक बहुत बड़ा कलंक है कि एक लड़की बिना शादी के अगर प्रेग्नेंट हो जाए, और ये बात अगर उसके समाज को पता लग जाए, तो लिटरली वो लड़की और उसके परिवार वालों को जीने नहीं देंगे, उसको ताने मारेंगे। उनकी सोच ऐसी है कि सीरियसली इसमें ना सिर्फ लड़की बल्कि परिवार वाले भी घुट घुट कर मरते हैं। जिसके बाद संथामा और रंजनी दोनों घर में ही रहने लगे। संथामा अब अपनी प्रेग्नेंट डॉटर का उसका ख्याल रख रही थी। उसके लिए अलग अलग जो हेल्दी डाइट्स होती हैं प्रेगनेंसी में चाहिए होती हैं वो उसको दे रही थी, क्योंकि एट द एंड ये बेबीज डिलीवर करवाने थे। और रंजीनी ने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि वो इन दोनों बच्चों का अबॉर्शन नहीं करवाएगी, वो इनको अपने पास रखेगी, इनका ध्यान रखेगी। और एट द एंड संथामा ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। दोनों इस बात के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल थे। और तब दिन आया 24 जनवरी 2006 का, जब फाइनली रंजनी को लेबर पेन शुरू हुआ। संथामा उसको लेकर हॉस्पिटल में गई, और हॉस्पिटल के अंदर रंजनी ने 2 बिल्कुल हेल्दी डॉटर्स, 2 बेटियों को जन्म दिया। अपनी दोनों बच्चियों की नॉर्मल डिलीवरी करवाकर संथामा और रंजनी दोनों बच्चियों के साथ वापस घर पर आ चुके थे। बट जब रंजनी इस टाइम पर जब हॉस्पिटल में एडमिट थी, अपनी डिलीवरी करवाने के लिए गई थी, उसके बराबर वाले वार्ड में इन्होंने जनरल वार्ड का ये ऑप्शन चुना था। यहाँ एडमिट थी रंजनी। इसके जस्ट बराबर वाले बेड पर एक और महिला एडमिट थी, और उसका पति अनिल कुमार, वो कोलकाता से था, लेकिन उसकी पत्नी यहाँ केरल में रह रही थी, इसी गांव के अंदर। और वो अपनी पत्नी की डिलीवरी करवाने के लिए यहाँ पहुंचा था स्पेशली। और बातों ही बातों में, जैसे कि आसपास पेशेंट्स बैठे हैं और उनके जो केयर गिवर्स होते हैं वो भी आसपास बैठे रहते हैं, तो आपस में एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। अनिल कुमार ने रंजीनी से बात करना शुरू किया और उसके बारे में पूछा। रंजीनी ने अपने पिता का नाम बताया, जो कि अब उनको छोड़कर जा चुके थे। तो अनिल ने कहा कि अरे वाह, मैं तुम्हारे पिता को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। अब अनिल बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, उसने रंजीनी के लिए प्यार दिखाया, उसके सिर के ऊपर हाथ रखा, और धीरे धीरे रंजीनी भी उसके लिए पिघलती जा रही थी। रंजीनी को बहुत ईजी फील होने लगा अनिल कुमार की वजह से। वो उसको बहुत कंफर्ट कर रहा था। अब उसका पिता तो था नहीं, लेकिन पिता जैसा ये अनिल उसके साथ बैठा हुआ था, उसकी देखभाल कर रहा था। इनफैक्ट ये दोनों इतने अच्छे दोस्त बन चुके थे कि रंजीनी ने अपनी माँ संथामा को अनिल के बारे में बताया। संथामा को भी कोई दिक्कत नहीं लगी अनिल में, क्योंकि उसकी पत्नी साइड में एडमिट थी उसी हॉस्पिटल के अंदर। इनफैक्ट
डिलीवरी के बाद ये अनिल बजाय अपनी पत्नी के साथ जाने के ये रंजीनी के साथ हॉस्पिटल से यहाँ घर पर आया था, दोनों बच्चियों को साथ में लेकर। ये दोनों रंजीनी और अनिल इतने ज़्यादा क्लोज आ चुके थे कुछ ही दिनों की मुलाकात में कि रंजीनी बहुत ज़्यादा कंफर्ट हो चुकी थी। उसने सब कुछ बताया कि उसके साथ क्या क्या कुछ हुआ था, कैसे दिविल ने उसका फ़ायदा उठाया, उसको प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया, अब वो जिम्मेदारी नहीं ले रहा, उसकी दोनों बच्चियां हैं। अनिल बार बार रंजीनी के कंधे के ऊपर हाथ रखता, उसको कंफर्ट करने की कोशिश करता, उसको अपने पास लाने की कोशिश करता। अब ये चीज़ें सारी रंजीनी को लग रही थी कि ये उसके ऊपर बाप का हाथ रख रहा है, एक बेटी की तरह वो उसको ट्रीट कर रहा है, लेकिन नहीं, ये अनिल, इसकी इंटेंशंस दूसरी थी। इनफैक्ट इसका तो नाम भी असली अनिल नहीं था, इसका नाम था असली राजेश। और ये राजेश भी दिविल का बैचमेट आर्मी के अंदर, ये भी एक आर्मी पर्सन ही था और ये छुट्टियां मनाने के लिए यहाँ पर आया था। ये कोई कोलकाता से नहीं था, इसका कोई लेना देना नहीं अनिल से। ये जस्ट अपनी वाइफ की डिलीवरी करवाने के लिए यहाँ पहुंचा था और उसको बाय चांस यहाँ रंजीनी मिल गई और ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके थे। रंजीनी की डिलीवरी होने के सिर्फ एक हफ्ते बाद ही इस अनिल ने रंजीनी को कहा कि देखो तुम यहाँ आसपास रहोगे ना तो आसपास के लोग बहुत सारी बातें बनाएंगे, बच्चों के बारे में पूछेंगे, बच्चों के पिता के बारे में पूछेंगे और 100 तरह की बातें, तुमको बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। इससे अच्छा यही होगा कि तुम किसी बड़े शहर में जाकर सेटल हो जाओ, वहाँ कोई कमरा किराए पर लो, मैं देख देता हूँ कोई अच्छा सा कमरा, और वहाँ जाकर सेटल हो जाओ, वहाँ तुमसे कोई नहीं पूछेगा। रंजीनी और संथामा को ये बातें अच्छी लगी कि हाँ बात तो ठीक कर रहा है अनिल, और इस अनिल के कहने पर कोलम शहर के आउटर इलाकों में इन्होंने एक कमरा देख भी लिया। इस अनिल ने पूरे परिवार का तामझाम झोला झपटाम समेट कर सारा इस नए घर के अंदर शिफ्ट भी करवा दिया, लेकिन बातें पीछा नहीं छोड़ रही थी। आसपास के लोग जो इस गांव के अंदर अंचल गांव को जानते थे, उन लोगों को पता चल गया कि ये लोग तो वहां से भाग कर आए हैं। इसकी बेटी बिना शादी हुए ही प्रेग्नेंट थी, उसने ट्विंस डॉटर्स को जन्म दिया है। बहुत तरह की बातें उठने लगी। इस मोमेंट पर रंजीनी ने अपनी माँ संथामा को कहा कि देखो माँ, मेरा यहाँ पर मन नहीं लग रहा, जो भी होगा गाँव में मैं देख लूंगी, लेकिन मैं वापस अपने गाँव जाना चाहती हूँ। रंजीनी ने अपना सारा तामझाम समेटा, अपनी दोनों बच्चियों को लिया, वापस अपने गांव वाले घर में आकर रहने लगी। जबकि उसकी मां संथामा, वो इस गांव के अंचल गांव के बराबर वाले गांव में उनके रिलेटिव रहा करते थे, उनके रिलेटिव के घर जाकर रहने लगी। वापस आए हुए अभी रंजीनी को सिर्फ 2 दिन ही बीते थे और इन बच्चियों की उम्र अभी सिर्फ 9 या 10 दिन की भी नहीं हुई थी। इस टाइम तक रंजीनी इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि उससे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। लोगों के ताने सुन सुनकर ना ही बच्चों का कोई खास ख्याल रखने वाला था, ना ही आस पड़ोस के लोग मदद कर रहे थे, उनके पास पैसा नहीं था। इसलिए फाइनली अब रंजीनी ने सोचा कि उसको मदद लेनी पड़ेगी, किसी और से नहीं बल्कि दिविल कुमार से। जी हाँ, उसके बॉयफ्रेंड से, जिसकी वजह से सारा कुछ हुआ है। उसने दिविल को लेटर लिखना शुरू किया, जिस लेटर के अंदर वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं थी, कोई उसके ऊपर ब्लेम नहीं डाल रही थी। उसने बस इस लेटर के अंदर यही लिखा कि तुम अपनी जिम्मेदारी से मत भागो, अगर तुमने बच्चे पैदा किए हैं तो इन बच्चों की जिम्मेदारी भी तुम उठाओ। एट लीस्ट इन दोनों बच्चों को बाप का नाम तो मिले। अगर मैं कहीं इनका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने जाऊं तो एटलीस्ट मैं उस कॉलम के अंदर बाप का नाम तो लिख पाऊं, तुम इतनी जिम्मेदारी तो उठाओ। ये एक्चुअल वर्ड्स थे रंजीनी के उस लेटर में। बट अगले दिन ही दिविल की तरफ से एक रिप्लाई लेटर भी आ चुका था, जिसमें उसने क्लियरली मना कर दिया कि नहीं, ये जो बच्चे लेकर तुम घूम रही हो ये बच्चे मेरे नहीं हैं और मुझे दोबारा से कोई लेटर लिखना मत, और मैं इन बच्चों की जिम्मेदारी कभी नहीं उठाने वाला। इस बात से रंजीनी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और अब असल में रंजीनी ने इस दिविल के भाई श्री कुमार से कांटेक्ट किया, उससे मदद लेने की कोशिश करी कि क्या पता वो अपने भाई को समझा ले। बट अपने भाई को समझाने की बजाय श्री कुमार ने रंजीनी को कहा कि काम करो, तुम पुलिस में जाओ, वुमेन कमीशन में जाओ, केरला वुमेन कमीशन जो है उसके अंदर जाओ, वहां एक शिकायत दर्ज करवाओ दिविल के खिलाफ, वही इसमें कुछ कर सकते हैं। संथामा को भी ये बात अच्छी लगी। संथामा और रंजीनी अपनी दोनों बच्चियों को लेकर वुमेन कमीशन में गए और यहाँ उनके दिमाग में एक बात आई, बजाय दिविल के ऊपर इल्जाम लगाने के कि उसने रंजीनी के साथ गलत किया है या फिर उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर उसके साथ संबंध बनाए थे, बजाय कोई ब्लेमिंग करने के, बल्कि इसको एक पॉजिटिव वे में लिया जाए। यहाँ जाकर वुमेन कमीशन में उन्होंने सिर्फ यही बताया कि रंजीनी और दिविल के बीच में कंसेंशुअल यानी कि अपनी सहमति से संबंध बने थे और इस संबंध बनने की वजह से रंजीनी प्रेग्नेंट हो गई। बट अब दिविल अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, आप प्लीज इसमें हमारी मदद करिए, दिविल को कहिए कि वो अपने बच्चों का खर्चा उठाए। और मुझे लगता है कि इसी पॉइंट के बाद से मीडिया और आसपास के सभी गांव वाले लोगों ने इंटरव्यू देने यही शुरू किए कि रंजीनी और उसकी मां संथामा ने जाकर वुमेन कमीशन में यही कहा था कि दोनों की आपसी सहमति से संबंध बने थे,
वरना पहले तो अभी तक संथामा यही कहती आई थी कि इस दिविल ने मेरी बेटी रंजनी का रेप किया है, जबकि अब वो जाकर वुमेन कमीशन में दूसरी बातें बोल रही है। केरला वुमेन कमीशन ने कहा कि ठीक है, हम आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं और इसके लिए हमें कंफर्मेशन करनी पड़ेगी और कंफर्मेशन होगी एक डीएनए टेस्ट से। क्या आप इस डीएनए टेस्ट के लिए तैयार हैं? हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि ये जो बच्चे हुए हैं ये सच में दिविल के हैं या नहीं। दोनों माँ और बेटी मान चुके थे कि हाँ, बेशक डीएनए टेस्ट करवा लीजिए। ये दोनों बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे क्योंकि इनको लग रहा था कि रिजल्ट्स में इसका बाप दिविल ही आएगा। दिन आ चुका था 10 फरवरी 2006 का। इस दिन संथामा सुबह उठते ही अपनी बेटी से बात डिस्कस करने लगी कि आज उसे उनके साथ एक बार वही वुमेन कमीशन ऑफिस में जाना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने बुला रखा है कुछ पूछताछ करने के लिए। बट रंजनी ने कहा कि आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही और दूसरा बच्चियों का भी ध्यान रखना है, इसलिए माँ आप एक काम करो, आप अकेले चले जाओ। संथामा इस बात के लिए एग्री हो चुकी थी। उन्होंने रंजनी को वहीं घर पर अकेले छोड़ा अपनी बच्चियों के साथ और खुद अकेले ही सुबह सुबह 10-11 बजे के आसपास अपने घर से बाहर निकलकर वुमेन कमीशन के ऑफिस में जा चुकी थी। उनके पीछे से अनिल एके वो राजेश वो इस घर पर आया। उसने दरवाजा खटखटाया। रंजनी ने दरवाजा खोला, सामने अनिल को खड़े हुए देखा। वो बहुत ज्यादा खुश थी, वो कोई अनजान नहीं था। उसने अनिल को अंदर बुलाया। अंदर रंजनी और अनिल दोनों बैठ चुके थे। दोपहर के तकरीबन 12:30 बजे के आसपास अभी अंदर यह अनिल और रंजनी बैठकर चाय पानी पी रहे थे कि तभी अनिल अपनी जगह से उठा, अंदर किचन में गया, वहाँ से एक चाकू निकाला, चाकू अपने पीछे हाथ में लेकर रंजनी के पास आकर बैठा और उसे बातें करने लगा। चाय पीते पीते रंजनी उसको कुछ बताने की कोशिश कर ही रही थी, कितने में ही अनिल ने अपने आगे वो चाकू लिया और सीधा रंजनी के गले पर चला दिया। एक ही वार में रंजनी का गला कट चुका था। उसके हाथ में चाय का कप वो भी नीचे गिर गया। रंजनी जिस सोफे के ऊपर बैठी हुई थी उसी सोफा के ऊपर जा गिरी। दूसरी तरफ उसके दोनों बच्चे साइड में जो वो पालना होता है ना झूला बच्चों का, उसके अंदर झूल रहे थे। और ये अनिल यहाँ नहीं रुका, इसने उस पालने की तरफ अपना रुख किया। पालने में बच्चे के पास जाकर दोनों बच्चों को पकड़कर उनका सिर, क्योंकि बच्चों का गला बहुत ही चिपका सा रहता है इस टाइम पर और वो दिखता नहीं है बाहर नॉर्मली, इस अनिल ने बच्चों के सिर को पकड़कर एक एक का गला काट दिया। इमेजिन करके देखिए, वो छोटे छोटे बच्चे जिनको आए अभी इस दुनिया में कुछ ही दिन बीते थे, 3 मर्डर करके चारों तरफ खून ही खून फैलाकर ये अनिल बहुत ही कामली, इसने साफ सफाई करने की भी कोई ज़रूरत नहीं समझी, बहुत कामली ये उस घर से बाहर निकला, दरवाज़ा खुला छोड़कर जा चुका था और यहाँ से फरार हो चुका था। तकरीबन 2-2:30 बजे के आसपास संथामा उस ऑफिस से अपना काम निपटा कर वापस आ चुकी थी। उसने आकर दरवाज़ा खटखटाया, बट दरवाज़ा तो पहले से ही खुला हुआ था। ये चीज़ संथामा के लिए बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली थी कि दरवाज़ा आखिर खुला कैसे है। खैर, उसने पूरा दरवाज़ा खोलकर वो अंदर गई। अंदर बहुत ज़्यादा घनी शांति। अंदर स्टेप इन करते ही संथामा की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी, क्योंकि ये इतनी शांति आज से पहले कभी नहीं थी, वो भी जब घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हों। घर के अंदर जाते ही अंदर का हाल देखकर संथामा बहुत ज़्यादा हैरान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि अब उसके हाथ में जो फाइल्स थी वो सारी उड़कर खून में जा गिरी, जो नीचे फर्श के ऊपर फैला हुआ था। वो इतनी तेजी से भागती हुई वापस अपने घर के बाहर आई। आस पड़ोसियों को इकट्ठा किया, पुलिस वालों को मौके पर बुलाया गया। पुलिस वालों ने जब इस घर के अंदर एंटर किया, अंदर का सीन देखा, तो उनकी सबसे पहली लाइन ही यही थी कि उन्होंने आज तक इससे गंदा क्राइम सीन अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि बच्चों के चेहरों के ऊपर उनका खून सूख चुका था, उनके चेहरों के ऊपर इतनी मक्खियां बैठी हुई थी जिसको देखकर ही कोई भी व्यक्ति ट्रॉमा में जा सकता था। खैर, तीनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया और इमीडिएट जो सभी के माइंड में आ रहा था सस्पेक्ट, एक ही नाम, दिविल कुमार। उसी को सबसे ज़्यादा खतरा था रंजनी से, उसी की सबसे बड़ी दुश्मनी थी इससे। सभी पुलिस वालों के माइंड में बस यही था कि उनको दिविल कुमार को पकड़ना है। बट इस क्राइम सीन पर उनको एक मोटरसाइकिल की आरसी मिली, ये होती है ना आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो कार्ड वहाँ पर पड़ा था और पुलिस वालों के लिए एक बहुत बड़ा सुराग होने वाला था। इसके ऊपर एक ऑनर का नाम लिखा था, लेकिन ये ऑनर कौन था इसके बारे में पुलिस वाले नहीं जानते। बट पुलिस वालों ने इस आरसी को ट्रेस किया, जहाँ से बाइक खरीदी गई थी वहाँ लेकर गई उस आरसी को और कहा कि ये बाइक तुमने बेची है, किसको बेची थी। इमीडिएटली पुलिस वालों ने दिविल कुमार की फोटो दिखाई कि क्या ये बंदा था जो बाइक लेने आया था, और वो बाइक शोरूम वाला उसने इमीडिएटली पहचान लिया कि हाँ जी जनाब, यही था जो बाइक लेने आया था। बट उसने साथ में ये कहा कि जनाब ये अकेला नहीं आया था, इसके साथ कोई और भी था जो उस टाइम पर हमारे से बाइक लेकर गए थे। और ये अभी कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी 4-5 दिन पहले की ही बात है।
और मुझे ये बात अच्छे से याद है क्योंकि उसके साथ जो बंदा था उसके पास पैसे नहीं थे, और ये जो दिविल कुमार जिसका नाम आप ले रहे हैं इसके पास पैसे कम पड़ रहे थे, और इन दोनों के बीच में ये बात चल रही थी कि बाकी का पैसे अरेंज कैसे करें। तब उस दूसरे वाले बंदे ने अपना एटीएम कार्ड निकालकर दिविल को दिया था और कहा था कि चलो किसी एटीएम से निकलवा लाते हैं। तब इन दोनों ने हमसे पूछा था कि हाँ आसपास एटीएम कहाँ है, मैं ही इनको पास के एटीएम में लेकर गया था। आप चलिए, मैं वहां आपको सीसीटीवी फुटेज भी होगी उस एटीएम की, वो भी आपको दिखा देता हूं, आप चलिए मेरे साथ। पुलिस वाले उस एटीएम में गए, एटीएम की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई गई और यह बात बिल्कुल ठीक थी कि दिविल कुमार अपने साथ एक और आदमी को लेकर आया था और इन दोनों ने मिलकर एटीएम से उस दिन 6000 रुपए निकाले थे। पुलिस वालों ने इस ट्रांजैक्शन को पहले ट्रेस किया और ये बैंक अकाउंट जिससे 6000 रुपए निकाले गए थे ये किसी राजेश के नाम पर था, और पुलिस वाले भी तुरंत समझ चुके थे कि राजेश कौन है। जी हाँ, आर्मी मैन, वो सभी इसको जानते थे अच्छे से, और ये दिविल का बहुत अच्छा दोस्त, जी हाँ वही अनिल जो रंजिनी का बहुत अच्छा दोस्त क्लोज बनकर बैठा हुआ था। इस दिविल ने ही राजेश को अनिल बनाकर रंजिनी के पास भेजा था ताकि ये उसकी एक एक पल की खबर ले सके कि आगे रंजिनी क्या प्लान कर रही है आगे आने वाले टाइम के लिए। खैर, अभी ये दोनों फरार थे। पुलिस वालों ने सबसे पहले आर्मी वालों से कांटेक्ट किया और इन दोनों की लोकेशन मांगी कि क्या दिविल और राजेश अपनी ड्यूटी पर वापस आए हैं। दोनों के लिए ही आर्मी ने मना कर दिया कि नहीं, ये अभी तक छुट्टी पर ही चल रहे हैं, और जिस दिन ये आप कांड बता रहे हैं मर्डर वाले, ये इस दिन भी छुट्टी पर ही थे, हमारे पास नहीं थे। पुलिस वालों ने इन दोनों के लिए मैनहंट शुरू कर दिया। पुलिस वालों ने आर्मी वालों से रिक्वेस्ट करी कि इन दोनों की फोटोग्राफ जो भी क्लियर वाली आपके पास हो रिसेंट की, वो हमें भेज दीजिए ताकि हमें उसको ढूंढने में आसानी होगी। उन दोनों की फोटोग्राफ पुलिस वालों के हाथ लग चुकी थी। पुलिस वालों के पास गवाह थे जो इनको आइडेंटिफाई कर सकते थे। पुलिस वालों के पास इनका एड्रेस था, लेकिन फिर भी पुलिस वालों के हाथ लिटरली खाली थे। मार्च 2006 के एंड तक आर्मी ने इन दोनों का वेट किया कि ये दोनों वापस आकर अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करेंगे, लेकिन ये दोनों नहीं आए। इसलिए आर्मी वालों ने भी इनको अपनी ड्यूटी से निकाल दिया, इनको निष्कासित कर दिया। जिसके बाद पुलिस वालों को लीड मिली कि राजेश, जिसको नासिक रेलवे स्टेशन के आसपास कहीं स्पॉट किया गया है, वो एक ट्रेन में चढ़कर दिल्ली वाली साइड गया है। इसलिए पुलिस वालों ने नासिक, नागपुर और दिल्ली तीनों शहरों के अंदर अपनी पूरी सर्च इन्वेस्टिगेशन करी, लेकिन फिर भी दोनों में से कोई भी पुलिस वालों के हाथ नहीं चला। 2010 का टाइम आ चुका था, 4 साल बीत चुके थे अब इस पूरे कांड के हुए। इमेजिन करके देखिए संथामा के ऊपर क्या बीत रहा होगा। उसकी बेटी गई है, उसके 2 धोती गई हैं, छोटी छोटी बच्चियां, कुछ ही दिनों की थी अभी वो। एंड अब संथामा बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। 4 साल उसने भी वेट किया। इंस्पेक्टर शवास, जो कि उस टाइम पर इस केस के मेन लीड थे, उन्होंने भी अपना पूरा जोर लगाया था इस केस को सॉल्व करने में, लेकिन उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा। दोनों का ही कोई पता नहीं चल रहा था ये राजेश और दिविल आखिर गए तो गए कहां। एंड अब 4 सालों बाद 2010 में सीबीआई के हाथ ये केस लगा। सीबीआई ने भी अपना पूरा जोर लगा लिया। इमेजिन करके देखिए, देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जब उसके हाथ ही कुछ नहीं लगा इस केस के अंदर, वही इन दोनों को नहीं ढूंढ पाई, तो नॉर्मल पुलिस वाले उस टाइम पर क्या ही कर सकते थे। 2013 में सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट के अंदर दाखिल करी कि नहीं, हम नहीं ढूंढ पाए। फाइनली कोर्ट ने इसमें केस के अंदर यही फैसला सुनाया कि दोनों भगोड़े हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं, इसलिए इनकी जांच हमेशा चलती रहेगी। जब भी कभी ये आने वाले भविष्य में मिले तो इनको इनके किए की सजा जरूर मिलेगी। दिन बीतते रहे, साल बीतते रहे, दशक बीत चुके थे। नियरली 17-18 साल के आसपास का टाइम बीत चुका था। अभी रिसेंटली ही शनावाज, जो उस टाइम पर इस केस के अंदर आईओ थे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, वो प्रमोट होते होते सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन चुके थे। अब आपको शायद ना पता हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो सीनियर अधिकारी होते हैं ना पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, वो न्यू कमर्स को, न्यू ज्वाइनिंग जितने भी होती हैं, चाहे वो इंस्पेक्टर हो या फिर एएसआई हो या फिर एसआई हो, जितने भी नए लड़के जुड़ते हैं या फिर नए लड़कियां जुड़ती हैं इस डिपार्टमेंट में, उनको ब्रीफ करते हैं पुराने अधिकारी। उनकी क्लास लेंगे बैठ के और सामने उनके केसेस डिस्कस करेंगे, जो जो उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर देखा हो, कुछ बहुत ही अजीब लगा हो, वो केस उनके सामने रखेंगे, ताकि आने वाले इन नए अधिकारियों को ये समझ में आए कि इनको किस किस तरीके से केस को डील करना पड़ता है। किसी केस को सॉल्व करने के पीछे पुलिस की मानसिकता क्या होती है, कैसा वो सोचते हैं, क्या क्या कुछ उन्हें फेस करना पड़ता है, क्या क्या कुछ दिमाग किस किस तरीके से वो लगा सकते हैं, ये सब कुछ वो ब्रीफ करते हैं। और यहाँ एसपी शनावाज ने भी अपने जो नए आए थे अभी अधिकारी बैच के, उनके आगे इस केस के बारे में डिस्कस किया। बट इस केस को ब्रीफ करते टाइम शनावाज की आंखों में लिटरली एक दर्द था। उन्होंने अपनी बात को रखा कि आज तक मैं उस केस को नहीं भूला, क्योंकि जब मैं उस क्राइम सीन के ऊपर गया था, मैंने 2 छोटी छोटी बच्चियों के गलों को कटे हुए देखा था। उन दोनों की माँ साइड में, उसका भी कटा हुआ गला पड़ा था। पुलिस के हाथ सबूत थे, पुलिस के हाथ गवाह थे, लेकिन फिर भी पुलिस इन दोनों को ट्रेस नहीं कर पाई। साथ में उन्होंने इनकी माँ यानी कि रंजीनी की माँ
संथामा के बारे में भी जिक्र किया कि आज भी वो बेचारी वो बूढ़ी औरत इंतज़ार में है अपने बेटी के किलर्स को पकड़ने के, लेकिन आज तक हम इसमें सफल नहीं हुए। 2023 का वो टाइम था जब एसपी शनावाज ने एक केस अपने जूनियर्स के आगे डिस्कस किया था, और उन्हीं में बैठा हुआ एक जूनियर जिसने इस केस को बहुत ही गहनता से सुना, उन्होंने पूछा शनावाज से कि आखिर सीबीआई इस केस के ऊपर क्या कर रही है। तो शनावाज ने कहा कि नहीं, उन्होंने भी अपनी तरफ से इसकी ज्यूरिसडिक्शन को होल्ड पर रखा हुआ है, कुछ उनके पास भी लीड नहीं है, हम भी खाली हैं। बट क्वाइटली, बहुत ही शांति से इन दोनों ऑफिसर्स ने मिलकर इस केस को रीओपन किया कि एक बार और ट्राई मारते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात तो है नहीं, क्या पता कुछ हाथ लग जाए। इस केस की फाइल को मंगवाया गया, दोबारा से उसको पढ़ा गया, उसके अंदर जितने भी सबूत थे, फोटोग्राफ्स जितने भी अटैच किए गए थे, इन फोटोग्राफ्स को बहुत अच्छे से दोनों देख रहे थे। बट उस टाइम पर उनके पास एक चीज नहीं थी जो आज 2023 में नियरली 17 सालों बाद उनके पास थी, और वो था एआई। जी हाँ, इन दोनों ही पुलिस ऑफिसर्स ने इन फोटोज को अपने हाथ में लेकर ये चीज़ डिस्कस करनी शुरू करी कि देखो, ये फोटो है 17 साल पुरानी, आज ये लोग ऐसे नहीं दिखते होंगे, आज ये लोग बहुत ज़्यादा बदल चुके होंगे, क्या पता किसी के चेहरे पर कोई निशान होगा, दाढ़ी अलग होगी, फेस कट अलग होगा, बाल शायद उड़ गए हो या फिर घने हो गए हो, बढ़ा लिए हो इन्होंने बाल, अपना पूरा लुक चेंज कर लिया हो सकता है इन्होंने नाम भी बदल लिया हो, अपना सब कुछ रंग ढंग बदल कर ये अपनी दुनिया कहीं कोने में बिता रहे हों। इसलिए इन दोनों ऑफिसर्स ने राजेश और डेविल की फोटोज एआई के अंदर अपलोड करी और उसके अलग अलग प्रोटोटाइप्स बनाए। मतलब कि इन पुलिस ऑफिसर्स ने इन दोनों फोटोज को आज के लुक जैसा बनवाया एआई से बोलकर कि ये 17 साल पहले लोग ऐसे थे तो आज कैसे होंगे, इनका रूप कैसा होगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। एआई ने जितने भी रिजल्ट्स उसमें थे, हो सकते थे, पुलिस वालों ने उनके मार्क्स भी बताए कि यहाँ अगर मार्क्स आए हो तो वो कैसे दिखेंगे, उनका अगर रंग ढंग बदल गया हो, फेस गोरा हो गया हो तो कैसा दिखेगा, काला हो गया तो कैसा दिखेगा, उनकी हाइट कैसी होगी, ये सारी चीज़ें उन्होंने एआई से पूछी और काफ़ी सारे फ़ोटोज़ एआई ने अब सामने रख दिए और एक एक करके इन दोनों पुलिस ऑफिसर्स ने इन फोटोज़ को सेव किया। और फिर शुरू हुआ एक बहुत बड़ा मैन हंट। एक स्पेशली पुलिस ऑफिसर को असाइन किया गया इन फोटोज़ के लिए कि भाई तू इनको इंटरनेट के ऊपर कैसे भी ढूंढ, आज का टाइम ऐसा है कि कोई भी इंटरनेट के बिना नहीं रह सकता, इसलिए ज़रूर ये दोनों राजेश और डेविल 17 सालों बाद आज कहीं ना कहीं तो एक्टिव होंगे, अगर जिंदा हुए तो, अगर ये एक्टिव हैं तो इनको ढूंढ। उस पुलिस ऑफिसर ने लिटरली डेली वो इनकी फ़ोटोज़ को इंटरनेट के ऊपर सर्च करता कि कहीं से मिलता जुलता कुछ दिख जाए। इनफैक्ट तब उसने इन फोटोज़ को गूगल के ऊपर अपलोड किया रिवर्स इमेज सर्चिंग के लिए। अब जैसे कि हम कुछ भी गूगल के ऊपर लिखते हैं ना, मान लीजिए मैंने लिखा माउंटेन्स, तो गूगल माउंटेन्स की बहुत सारी फोटोज़ को मेरे सामने दिखा देगा रिजल्ट्स में। अगर मैं उनमें से किसी एक फ़ोटो को सेव कर लूँ अपने पास और उसी फोटो को दोबारा से अपलोड कर दूँ मैं गूगल के ऊपर, तो गूगल एग्जैक्ट वही माउंटेन, उसकी जितनी भी फोटोज़ होंगी उसका रिजल्ट मेरे पास दिखा देगा। अब एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ उस पुलिस ऑफिसर ने भी किया, इनकी सारी फोटोज़ को गूगल के ऊपर अपलोड कर दिया और तब गूगल ने एक रिजल्ट दिखाया। और ये रिजल्ट था एक फेसबुक पोस्ट का जो कि कुछ टाइम पहले ही की गई थी। पुडुचेरी, हमारी जो भारत की शहर है एक पुडुचेरी, उस पुडुचेरी शहर की एक शादी की फ़ोटो थी, उसके अंदर काफ़ी सारे लोग खड़े थे और उनमें से ही एक व्यक्ति ये जो फोटो अपलोड करी थी इस पुलिस ऑफिसर ने, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहा था। तब ये रिजल्ट तुरंत जाकर उस पुलिस ऑफिसर ने एसपी सर को दिखाए और एसपी सर बिल्कुल सतर्क हो चुके थे क्योंकि उनको लग रहा था कि हाँ, ये जो सामने बंदा दिख रहा है ये कहीं ना कहीं दिविल है। और आपने बिल्कुल सही सोचा, इन 20 सालों के अंतराल के अंदर राजेश और दिविल दोनों ने अलग अलग अपने धंधे जमा लिए थे, अपनी आइडेंटिटी पूरी बदल ली थी, पूरा अपना रंग रूप बदल लिया था, अपने नाम बदल लिए थे, अपना जो पिछला उनका इतिहास था उसको वो भूल भाल कर आगे बढ़ चुके थे। ये दोनों लोग पुडुचेरी के अंदर जाकर शिफ्ट हो चुके थे। दिविल, जिसने अपना नया नाम बदल कर अब विष्णु रख लिया था, उसकी भी शादी हो चुकी थी, उसके बच्चे थे। और ये दिविल अब एक इंटीरियर डिज़ाइनर बन चुका था। इसने अपना एक नई फर्म खोली, इसकी कंपनी अच्छी चल रही थी, अच्छा काम चल रहा था पुडुचेरी शहर के अंदर रहते हुए, बढ़िया। इसने लोगों के घर डिज़ाइन करे अंदर इंटीरियर उसके, लेकिन अब इसकी ज़िंदगी पलटने वाली थी फिर से। एंड तब 4 जनवरी 2025 के दिन, नियरली 19 सालों बाद, 19 साल इनको बीत चुके थे उस कांड को किए हुए,
दोनों को पुडुचेरी शहर से सीबीआई के एक यूनिट ने, क्योंकि वहाँ से लोकल पुलिस वालों ने इस पूरी इन्फॉर्मेशन को सीबीआई के हाथों सौंप दिया था और सीबीआई वालों ने जाकर 4 जनवरी 2025 के दिन 19 सालों बाद इन दोनों को पुडुचेरी शहर से, राजेश और डिविल दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद दोनों की कन्फेशंस ली गई। कन्फेशन में डिविल ने सबसे पहले बताया कि जिस टाइम पर मुझे पता लगा था कि रंजिनी प्रेग्नेंट है, उसी टाइम से मैंने उसके मर्डर की प्लानिंग शुरू कर ली थी, क्योंकि हम दोनों के बीच जो हुआ था वो बिल्कुल कंसेंचुअल था। लेकिन उसने मुझे बताया नहीं कुछ महीनों तक कि वो प्रेग्नेंट है, और जिस दिन मुझे पता चला तब तक अबॉर्शन भी पॉसिबल नहीं था। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था अबॉर्शन के लिए, और इसी मजबूरी में मुझे इसका मर्डर करना पड़ा ताकि ये मेरी लाइफ में कोई बाधा ना बने और मैं अपनी ज़िंदगी आगे कंटिन्यू कर पाऊँ। जिसका मतलब साफ ये था कि जिस टाइम पर इस डिविल की दोनों बच्चियाँ, उन्होंने अपनी पहली सांस बाहर के खुले वातावरण में ली भी नहीं थी, उस टाइम पर इस डिविल ने एक पिता होकर भी अपनी दोनों बच्चियों की डेथ वारंट साइन कर दिए थे। दूसरी तरफ संथामा, वो उस इंसिडेंट के बाद से खुद को मुश्किल से उन्होंने उभारा उस इंसिडेंट से। उसकी बच्ची मर चुकी थी और बच्ची की भी 2 बच्चियां मर चुकी थी। इतने बड़े इंसिडेंट से खुद को उभार कर अकेली माँ ने अपना वो घर वहीं बेच दिया अंचल वाले गाँव को, और दूसरे शहर के अंदर आकर वो शिफ्ट हो चुकी थी। यहाँ उन्होंने कोई नौकरी नहीं करी, बल्कि एक छोटा सा खुद का काम, गीता की जो किताबें होती हैं उनको किसी मंदिर के बाहर खड़े होकर बेचना शुरू कर दिया, जिससे उनकी 2 वक्त की रोटी बस चल रही थी। खैर 19 सालों बाद भी आज भी संथामा को इंतज़ार था उस खबर का कि कभी तो पुलिस वाले उनके पास आएंगे और बताएंगे कि दोनों को पकड़ लिया गया है। और फाइनली पुलिस वाले संथामा को ट्रेस करते हुए उस मंदिर तक पहुंचे जहां उनको बाहर वो श्रीमद् भागवत गीता बेचती हुई दिखी। उनको जाकर बताया कि संथामा कि हमने राजेश और डिविल दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। ये सुनते ही संथामा बहुत फूट फूट कर रोने लग गई। उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि 19 सालों बाद पुलिस वाले खबर लेकर आए हैं। अब जब भी इस केस के अंदर तारीख पड़ती है कोर्ट में, जब भी इन दोनों को पेश किया जाता है, तब संथामा सुबह सुबह ही कोर्ट के उस परिसर में जाकर बैठ जाती है ताकि जज इनके ऊपर जो भी कुछ सुनाए, इनके आगे बहस जो भी चले, उसको वो सुन सके। वो हमेशा जज के आगे हाथ जोड़कर यही बोलती है कि मैंने 19-20 सालों तक इंतज़ार किया है, मैंने अपना एक दिन के अंदर सब कुछ खो दिया, मैंने मेरी बेटी खो दी, मैंने मेरी बच्ची की 2 बच्चियां खो दी, इसलिए इन दोनों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। बट संथामा के लिए अच्छी बात ये थी कि इन 19-20 सालों में पुलिस वाले वैसे तो नॉर्मली कोई भी केस हो भूल जाते हैं, लेकिन शनावाज वो भूले नहीं। उनको याद था कि ऐसा कुछ हुआ था उस टाइम पर 2006 में, और उन्होंने इस केस के ऊपर अपनी बराबर नज़र बनाए रखी। बेशक इस केस को सीबीआई हैंडल कर रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने एंड पर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी और इस केस को सिरे तक पहुंचाया। बेशक ये केस अभी भी कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। इन दोनों के ऊपर क्या फैसला आया है अभी हमें उसका इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट ने अभी फैसला सुनाया नहीं है। जैसे ही सुनाएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। आपको क्या लगता है इन दोनों को क्या सजा मिलनी चाहिए? आप अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। और दूसरा, ये केस एक हमारे लिए आई ओपनर केस है। आजकल हमारे भारत देश के अंदर, उस टाइम पर तो देखिए 2006 में कोई इंस्टाग्राम वगैरह नहीं था, फेसबुक वगैरह का इतना क्रेज़ नहीं था, इंटरनेट नहीं था, लेकिन आज इंटरनेट भी है, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम वगैरह भी है, और यहाँ हमें देखने को मिलते हैं ऐसे बहुत सारे अनगिनत हजारों केस जहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ किसी के भी चक्कर में पड़ जाती हैं। उनसे बात करने 2 दिन बात करेंगे, तीसरे दिन वो उनके प्यार में पागल हो जाती हैं। सो प्लीज़ अपने बच्चों का बहुत खास ख्याल रखें कि वो क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन एक्टिविटी उनकी क्या है, उनको थोड़ा सा देखते रहें कि वो किससे बातें करते हैं, कैसे लोगों के साथ टच में हैं, और जब वो मोबाइल नहीं चला रहे होते या फिर कहीं बाहर हैं अपने दोस्तों के साथ, तो उनके दोस्त कैसे हैं। उनके दोस्त भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी के ऊपर। सो प्लीज़ इस बात के ऊपर बहुत ख्याल रखें। आज का टाइम बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अपने बच्चों का ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी है। खैर, आज का अब Q&A। आज का हमारा पहला सवाल हजार्ड का, आई हैव बिन वॉचिंग योर वीडियो सिंस जून 5, 2022। आपको डेट भी याद है, थैंक यू सो मच। यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, वीडियो एंड साउंड क्वालिटी आर way better now, congrats, thank you so much Hazard. But I am from Nepal and I notice you haven't done any Nepali crime cases yet. Any reason why? You have Nepali fans too, so it would be great if you cover a case from Nepal. There is a case I personally witnessed, the Tinkune murder case involving Sanjay Bhandari, who might be Nepal's first serial killer. I would really like to see this case covered on your channel. Thank you so much Hazard. And ऐसी बात नहीं है कि मैंने कोई नेपाली केस कवर नहीं किया था, मैंने ख्याति श्री का भी केस कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लीज़ जाकर देखिएगा। एंड थैंक यू सो मच। मुझे पता है नेपाल में मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो वहाँ से देखते हैं और मुझे चाहते हैं। मैं उन सभी का हाथ जोड़ से दिल से धन्यवाद बोलता हूँ।
एंड ऑब्वियसली मैं कवर करूँगा। आप मुझे बताइए वहाँ का आपका जो केस है, जैसे कि आपने अभी ये बताया टिंकूने वाला, मैं इसको भी एक बार लुकआउट जरूर करूँगा अगर कुछ में स्पेशल लगा। अगर बहुत सारे लोगों ने इसको कवर ना किया होगा तो मैं इसको जरूर कवर करूँगा। आज का हमारा दूसरा सवाल शिल्पी वशिष्ठ का। माई क्वेश्चन इज, आपने बोला हर केस के ऊपर मूवीज बन चुकी है, तो कौन सी मूवी बन चुकी है, कैन यू प्लीज टेल। देखो, मैं आप सभी के लिए जनरल अनाउंसमेंट है ये, अगर मैं कभी भी किसी केस के अंदर कहता हूं ना कि इस केस के ऊपर मूवी बनी हुई है, डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, तो प्लीज एक बार उस केस का नाम गूगल पर डालकर देख लीजिएगा। आपको वहां मूवीज भी मिल जाएंगी, उससे डॉक्यूमेंट्रीज भी मिल जाएंगी, बुक्स भी मिल जाएंगी जो भी उसके ऊपर लिखी हुई हैं। वैसे पर्सनली मैं वीडियोस के अंदर दिखाता हूँ, मूवी का जो पोस्टर होता है ना वो मैं जरूर दिखाता हूँ ताकि आप उसको ढूंढ सके, आप उसको देख सकें। आज का हमारा तीसरा सवाल वर्षा मेधी का। विकी सर, क्या आपके सब्सक्राइबर्स ने आपको देखकर चिल्लाया सेलिब्रिटी की तरह, या फिर पिक्चर्स लेने के लिए? मैं आपको जब देखूंगी तो शायद मैं चिल्ला दूंगी। थैंक यू सो मच वर्षा, बट ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ, क्योंकि मैं कभी भी किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में वैसे तो ज़्यादा जाता नहीं हूँ। अगर जाता भी हूँ तो वहाँ मैं बहुत ज़्यादा ब्लेंड हो जाता हूँ। मैं कभी किसी को बताकर नहीं जाता, कोई भीड़ लेकर नहीं जाता, बिल्कुल नॉर्मली। अगर आपको कहीं मुझे देखना हो तो शायद मैं जहाँ भी हूँ वहाँ किसी क्या पता रेहड़ी पर गोलगप्पे खाता हुआ मिलूँ, क्या पता कहीं किसी कोई फास्ट फूड वगैरह बाहर खड़े होकर खाता मिलूँ, बिल्कुल नॉर्मल। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत कुछ मैं काफिला कुछ लेकर चलता हूँ, नहीं, अकेला, या फिर हो सकता है एक आधा दोस्त साथ में हो, और कुछ भी नहीं। एंड दूसरी बात, ये सब किस लिए, मैं हूं ही कौन, बहुत ही नॉर्मल सा, बहुत ही एक आम सा लड़का, जैसे आप हो वैसे मैं हूं, और कुछ नहीं। आज का हमारा चौथा सवाल स्वीटी मॉडल का। विकी जी, मेरा नाम स्वीटी है और मैं कोलकाता से हूं। आपका वीडियो आते ही मैं चाँव चाँव करके आ जाती हूं, बेशक नोटिफिकेशन नहीं आता। मेरा आपसे सवाल ये है कि आप खुद एडिट करते हैं या आपकी कोई टीम है? एक क्रिएटर की लाइफ का सबसे मुश्किल हिस्सा है जो लोग नहीं देख पाते, कोई ऐसी चीज़ जो आपके फैन आपके बारे में नहीं जानते, प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। स्वीटी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बैकग्राउंड में जो कुछ चलता है ना वो बहुत ही मुश्किल होता है। आप लोग आधे घंटे की कोई स्टोरी हो उसको आधे घंटे में देखकर निकल जाते हैं, बट उसके पीछे की मेहनत होती है 15 से 20 दिनों की। उसके बारे में सोचना, पहले तो उसको सर्च करना, क्रॉस वेरीफाई करना, अलग अलग सोर्सेज से बात करना, फिर उसको लिखना, फिर उसके अंदर अगर कोई गलती हो तो उसको ठीक करना, फिर उसको रिकॉर्ड करना, एडिट करना, अपलोड करना, ये सब कुछ। देखिए, कभी कभी मैं ये सारा काम अकेले भी कर लेता हूँ, या फिर कभी कभी लड़के हैं वो भी कर देते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। मुझे पसंद है ये सारा काम करना, मेरा पैशन है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आज का हमारा आखिरी सवाल अजमास्थिक का। भाई, मुझे एक क्वेश्चन है, ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है पर समझ नहीं आता जितना मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है उतना इंपॉर्टेंट दूसरे के लिए है या नहीं, तुम बताओ। ज़िंदगी हमारे हाथों में है या ज़िंदगी अपनी मर्जी से चलती है? बस हम ज़िंदगी के एक पाथ पर हैं। एक बात आपका, मैं बहुत पुराना सब्सक्राइबर हूँ पिक में। थैंक यू सो मच। मुझे आपका नाम सही से प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, सो उसके लिए सॉरी, बट इसका जवाब देखिए अपने अपने थॉट्स के ऊपर है, आप कैसे इसको देखते हैं। अब मैं आपके सामने आधा गिलास पानी का रख दूं तो आपका नज़रिया क्या है? क्या आप उसको ये कहेंगे कि ये आधा गिलास पानी भरा हुआ है, या आप उसको ये कहेंगे कि आधा गिलास पानी खाली है, उसके अंदर आधा गिलास है लेकिन आधा ऊपर से खाली? वो अपना अपना नज़रिया है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ज़िंदगी जहाँ तक हमें पता है, बड़े बूढ़े हमारे यही कहते आए हैं कि सब कुछ लिखा हुआ है पहले से ही, और हम उसके ऊपर चल रहे हैं। हमारे कर्मों के हिसाब से जो भी आज हम हैं, जिस पोजीशन में है, जो भी कुछ कर रहे हैं, ये सब हमारे पिछले कर्मों का नतीजा है। सो हो सकता है वो भी कुछ हो, या फिर हो सकता है ये सब कुछ रैंडम हो। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, बट हाँ, आपका सवाल बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। ये टाइप ऑफ पैराडॉक्स है सबके लिए। थैंक यू सो मच पूछने के लिए। खैर, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, अगर आपके कोई सवाल हो मुझसे तो आप वहां आकर मुझसे पूछ सकते हैं। वहां पर मैं ऐसी ही स्टोरीज को शॉर्ट फॉर्म में डालता हूं। आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाफर सैयद को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।